स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 1947 to 2022, secular disintegration of Britain after Indian independence. वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। अगर आप आजकल खबरों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम में एक राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है, जहां आए दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिता चल रही है। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले ही लिज ट्रस ने पीएम पद से रिजाइन किया। और अगर आप इतिहास की समझ रखते हैं तो आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि ऐसा तभी होता है जब एक राज्य अंदर से कमजोर हो, क्योंकि आप चाहे कौटिल्य की अर्थशास्त्र उठा लें या फिर मैकियावेली की द प्रिंस, उनके सिद्धांतों के आधार पर ब्रिटेन के गिरते वर्चस्व को आसानी से भांपा जा सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि एक समय विश्व भर में अपना आधिपत्य जमाए बैठा ब्रिटेन आज रेत के किले की तरह ढहता जा रहा है? तो चलिए आज हम ब्रिटिश एम्पायर के इसी वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, आज उसी का सूर्य अस्त होने की कगार पर पहुंच गया है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। 20वीं शताब्दी शुरू होते होते पूरी दुनिया में फैला ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पर पहुंच चुका था। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले 1913 की स्थिति में देखें तो दुनिया का 25% लैंड सरफेस और 23% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आती थी। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यहां तक कि साउथ अमेरिका, दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एम्पायर ने अपना शिकंजा कस रखा था। लेकिन इसके ठीक उलट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेट 1940s तक यही फैला हुआ एम्पायर ब्रिटेन की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगा। यही नहीं, सदियों तक दुनिया पर एक छत्र राज जमाए बैठा ब्रिटेन अब ग्लोबल पावर नहीं रह गया था, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो नई महाशक्तियों का उदय हो चुका था, जिसमें एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, जो अब ग्लोबल पावर के इस तराजू के दो पलड़े बनकर उभरे थे। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीते हुए दल के साथ ही खड़ा था, लेकिन इस वॉर ने उसकी इकोनॉमी और उसके चलते उसकी डोमिनेंस पर एक भारी आघात पहुंचाया था। यही कारण है कि ब्रिटेन इस विश्व युद्ध के दौरान बैंकरप्ट होने की कगार पर था, जिससे बचने के लिए उसे भारी नेगोशिएशंस के बाद 1946 में यूनाइटेड स्टेट्स से 4.33 बिलियन US डॉलर्स का लोन लेना पड़ा था, जिसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट भी वो अभी 1.5 दशक पहले 2006 में ही चुका पाया है। वहीं दूसरी ओर ठीक उसी समय भारत समेत दुनिया भर में फैली ब्रिटिश कॉलोनीज में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी अपने चरम पर था। यही कारण है कि 1945 से 1965 के बीच लगभग 20 सालों में ही यूके के बाहर फैले ब्रिटिश एम्पायर में रहने वाले लोगों की संख्या 700 मिलियन से घटकर महज 5 मिलियन रह गई, जिनमें से 3 मिलियन अकेले हांगकांग में थे। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में प्रो डीकॉलोनाइजेशन लेबर गवर्नमेंट चुनकर आई, जिसने आते ही एम्पायर के सबसे संवेदनशील मुद्दे को सबसे पहले सुलझाने की ठानी, जो था इंडिया का इंडिपेंडेंस। हालांकि इसके लिए पहले एटली ने 30 जून 1948 की तारीख सुनिश्चित की थी, लेकिन बंटवारे की सुगबुगाहट के बीच भारत में हालातों को बिगड़ता देख अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन की सलाह पर इसे 15 अगस्त 1947 को ही इंप्लीमेंट कर दिया गया। और ऐसे में ब्रिटिश एम्पायर के इस डिसइंटीग्रेशन की कहानी भी वहीं से शुरू हुई जहां से हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट देश की हुई थी, यानी 1947 से। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो साथ ही बंटवारे के नाम पर एक गहरा घाव भी मिला, जिसकी वजह से करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हो गए और हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। ऐसे ही बंटवारे और ब्रिटिश मैल एडमिनिस्ट्रेशन से एक आग मिडिल ईस्ट के पैलेस्टाइन में भी लगी थी, जहां अरब और जूइश कम्युनिटी के बीच एक ज्वाला धधक रही थी। लेकिन वहां भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए जूइश पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के हमलों के दबाव और अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मेंटेन रखने के इंक्रीजिंग कॉस्ट के चलते 1947 में ही ब्रिटेन ने विड्रॉ करने का फैसला कर लिया और 1948 में यह सेंसिटिव मैटर यूनाइटेड नेशंस के जिम्मे करके वहां से भाग खड़ा हुआ।
इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में यूएन जनरल असेंबली ने पैलेस्टाइन को जूइश और अरब स्टेट में डिवाइड करने का फैसला ले लिया। लेकिन इस फैसले के साथ ही वहां भी सिविल वॉर छिड़ गया। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जैसे इंडिया में बंटवारे के नरसंहार के बीच ब्रिटिश सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग रही थी, वैसा ही कुछ वो पैलेस्टाइन में भी कर रहे थे। क्योंकि जहां एक ओर पैलेस्टाइन में अरब और मई 1948 में नवोदित इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ट्रूप्स वहां से भाग रहे थे। और इस तरह 30 जून 1948 को लास्ट ब्रिटिश ट्रूप ने हाइफा को खाली किया। लेकिन इसी चिंगारी के बीच अगले ही साल यानी 1948 में बर्मा और श्रीलंका ने भी अंग्रेजी हुकूमत से अपनी आजादी छीन ली। वहीं 1948 में ही मलय में भी ब्रिटेन से अपनी आजादी के लिए सशस्त्र विद्रोह हो रहा था, जिसे मलयन इमरजेंसी भी कहा जाता है। यह विद्रोह अलग अलग मांगों को लेकर लगभग 1960 तक चलता रहा। लेकिन इसी बीच 1957 में ब्रिटेन ने फेडरेशन ऑफ मलया को कॉमनवेल्थ में रहते हुए इंडिपेंडेंस देने की घोषणा कर दी। इसी कड़ी में 1963 में सिंगापुर, सारावाक और नॉर्थ बोर्नियो समेत 11 स्टेट्स ने मिलकर मलेशिया को जन्म दिया। हालांकि मलय और चाइनीज पॉपुलेशंस के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से 1965 में चाइनीज मेजॉरिटी सिंगापुर को इस मलेशियन फेडरेशन से बाहर कर दिया गया और तभी से वो एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट के रूप में मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच ब्रिटेन ने अपने ढहते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय बुरा हो तो दवा भी जहर बन जाती है। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के साथ भी देखने को मिला, जहां उसके उठाए एक कदम ने उसके घटते डोमिनेशन को जग जाहिर कर दिया। आइए जानते हैं वो कदम क्या थे। सुएज क्राइसिस। 1951 के जनरल इलेक्शंस के बाद ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर सत्ता में थी। चर्चिल और कंजर्वेटिव्स का यह मानना था कि इंडिया के इंडिपेंडेंट हो जाने से ब्रिटेन को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिर भी जब तक सुएज कैनाल पर ब्रिटेन की पकड़ बनी हुई है, तब तक उसका वर्ल्ड ट्रेड पर डोमिनेंस बरकरार रहेगा। ऐसे में ब्रिटेन सुएज कैनाल को अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहता था। लेकिन इसी बीच 1952 में इजिप्ट में गमाल अब्दुल नासिर की न्यू रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट स्थापित हो गई और इसके बाद से ही पूरी कहानी तेजी से बदलने लगी, क्योंकि 1952 में ही ग्लोबल प्रेशर में ब्रिटेन को सुएज कैनाल जोन से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना पड़ा। यही नहीं, इजिप्ट का पड़ोसी देश सूडान भी इसी बीच सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार का उपयोग करके 1 जनवरी 1956 में इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। इसके बाद ही जुलाई 1956 में नासिर ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने का एक यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया, जिसके जवाब में यूके के तत्कालीन पीएम एंटनी ईडन ने फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट पर एक इजरायली अटैक की योजना बनाई, ताकि इसी बहाने ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वहां भेजने का एक एक्सक्यूज मिल जाए और इसके सहारे वो सिक्योरिटी देने के नाम पर एक बार फिर से सुएज कैनाल रीजन पर अपना कब्जा कर लें। हालांकि ब्रिटेन की ये कुटिल चाल थी तो बहुत अच्छी, लेकिन यही उसकी गिरती साख के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई, क्योंकि ब्रिटेन का यह कदम नए ग्लोबल सुपर पावर यूएसए को बिल्कुल रास नहीं आया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर का यह मत था कि ब्रिटेन को ऐसा कुछ करने से पहले उनसे सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोल्ड वॉर के उस नाजुक दौर में ब्रिटेन की एक बचकानी गलती यूएसएसआर को इस युद्ध में आने का न्योता दे सकती थी, जिसके क्या परिणाम होते ये समझना मुश्किल नहीं है। ऐसे में यूएसए और यूनाइटेड नेशंस के दबाव में ब्रिटेन को अपमान का कड़वा घूंट पीते हुए अपनी फौज को वापस बुलाना पड़ा। यही नहीं, अपने इस ऑपरेशन में ब्रिटेन को मिली जगहसाई से ह्यूमिलिएट होकर ब्रिटेन के पीएम ईडन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सुएज कैनाल फिर से इजिप्ट को ही सौंप दिया गया और अप्रैल 1957 में इसे खोल दिया गया। यही वो मोड़ था जिसने दुनिया के सामने इस बात का पर्दाफाश कर दिया कि अब ब्रिटेन वो ब्रिटेन नहीं रहा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ करता था, बल्कि ये बात सबके सामने आ गई कि अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथों की कठपुतली ही बनकर रह गया है, जिसे अपने हर फैसले के लिए यूएस से हामी भरवाने की जरूरत होती है। तभी हिस्ट्री में इस सुएज कैनाल क्राइसिस को ब्रिटेन का वाटरलू भी कहा जाता है। हालांकि यह बात सही है कि इसके बाद ब्रिटेन की मिडिल ईस्ट पर पकड़ ढीली पड़ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट छोड़ दिया, बल्कि ब्रिटेन ने एक बार फिर
1957 में ओमान, 1958 में जॉर्डन और कुवैत में 1961 में अपनी आर्म्ड फोर्सेस से मिलिट्री इंटरवेंशन किया। लेकिन इस बार ये सभी इंटरवेंशंस अमेरिका अप्रूव्ड थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस समय ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड मैकमिलन की फॉरेन पॉलिसी ही एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का पिछलग्गू बने रहने की थी। पर फिर भी एक एक करके ब्रिटेन के हाथ से उसके ये उपनिवेश खिसकते ही जा रहे थे। इसी कड़ी में 1961 में कुवैत, 1965 में मालदीव्स और 1971 में बहरीन, कतर और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इंडिपेंडेंस मिलती चली गई। यही नहीं, 1960 का दशक खत्म होते होते रोडेशिया, जिसे आज जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है, और साउथ अफ्रीकन मैंडेट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसे आज नामीबिया के नाम से जाना जाता है, इन्हें छोड़कर बाकी सभी अफ्रीकन कॉलोनीज भी ब्रिटेन की मुट्ठी से बाहर हो चुकी थी। लेकिन सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका से ब्रिटेन के विड्रॉल का भी अपना एक अलग खूनी इतिहास है, जिसमें 1960 में आजाद हुए केन्या में भी अपनी आजादी के पहले 8 साल लंबा माओ माओ विद्रोह चला। इस दौरान हजारों सस्पेक्टेड रेबल्स को कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिटेंशन कैंप्स में भर दिया। यही नहीं, इस विद्रोह में सैकड़ों जाने गईं, जिसे नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज हजारों में भी आंकते हैं। यही नहीं, 1980 में जिम्बाब्वे के नाम से आजाद हुए रोडेशिया में भी खूनी विद्रोह का एक लंबा दौर चला। इसी तरह साइप्रस में भी ग्रीक साइप्रियोट ऑर्गेनाइजेशन इयोका ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट गोरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लिया, जो 1959 में हुए लंदन और ज्यूरिख एग्रीमेंट्स के बाद 1960 में साइप्रस की आजादी के साथ समाप्त हुआ। इसी तरह 1960 से 1980 के बीच यूके की सारी कैरेबियन टेरिटरीज जैसे जमैका, ट्रिनिडाद, टोबैगो, बारबाडोस, बहामास इत्यादि ने भी अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। एंड ऑफ एम्पायर। ऐसे में 1981 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई ब्रिटिश डीकॉलोनाइजेशन की यह प्रक्रिया अपने आखिरी दौर में थी, और इसी 1980s के दशक में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ब्रिटेन के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स तोड़ लिए। इसी कड़ी में 1 जनवरी 1984 को ब्रिटेन के एशिया में आखिरी प्रोटेक्टोरेट ब्रुनेई को भी इंडिपेंडेंस मिल गई। अब हांगकांग को छोड़कर ब्रिटेन के पास केवल कुछ छुटपुट आइलैंड्स और आउटपोस्ट्स ही शेष रह गई थी। लेकिन उसे लेकर भी 1984 में ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बीच एक समझौता हो गया। इस साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन के तहत हांगकांग 1997 से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनकर रहने वाला था। ऐसे में 1997 में हुई इस हैंडओवर सेरेमनी को द एंड ऑफ एम्पायर भी माना जाता है। इस तरह ब्रिटिश एम्पायर का तो एंड हो चुका था, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में ब्रिटेन के पास छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में 14 कॉलोनीज अभी भी शेष हैं। हालांकि 2002 के बाद से ही इन्हें ऑफिशियल कॉलोनीज बुलाए जाने के बजाय ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का नाम दे दिया गया है। लेकिन अब मुख्य रूप से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को ही यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसलिए अब इसके आगे की कहानी ब्रिटिश एम्पायर की न होकर यूनाइटेड किंगडम की है। द डाउनहिल जर्नी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जब यूनाइटेड किंगडम ने 21वीं शताब्दी में कदम रखा तो वो अपनी हिस्टोरिक स्टैंडिंग और ग्लोबल सुपर पावर होने का तमगा बीती शताब्दी में ही छोड़ आया था। हालांकि इकोनॉमिकली वो अब भी दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था, और यही कारण है कि वो G20 और G7 जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा अपनी लेगेसी की वजह से यूएनओ का भी स्थायी सदस्य था। लेकिन अब वो किसी भी मायने में ग्लोबल पावर नहीं रह गया था, बल्कि उसे यूएसए की परछाई के संदर्भ में ही देखा जाने लगा था, जो उसके हर सही या गलत फैसले में उसके साथ खड़े रहने को बाध्य नजर आता था, फिर चाहे वो अफगानिस्तान का इन्वेजन हो या फिर इराक का। लेकिन 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद ही जब यूरोपियन ग्रेट रिसेशन ने दस्तक दी, तो इसके चलते यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक यूके की इकोनॉमी की तो जैसे कमर ही टूट गई। यही कारण है कि 2008 के बाद से ही यूके की रियल जीडीपी लगातार कम से कमतर होती जा रही है। ऐसे में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि यूके कभी उस रिसेशन से बाहर निकला ही नहीं। यही नहीं, 2014 में यूके का पार्ट स्कॉटलैंड ने भी उससे अलग होने के लिए एक रेफरेंडम का आयोजन किया। हालांकि लगभग 55% लोगों के यूनाइटेड किंगडम के साथ चुनने से
यूनाइटेड किंगडम का ये गठजोड़ तो कायम रहा, लेकिन 2016 में हुई वोटिंग में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन का संबंध विच्छेद हो चुका है, जिसकी प्रक्रिया 31 जनवरी 2020 को पूरी हो चुकी है। हालांकि इसे करने के पीछे यूके का तर्क ये था कि उस समय 28 कंट्रीज का समूह रहे यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहने की वजह से ही 2008 के ग्लोबल रिसेशन का असर यूके पर इतना गहरा हुआ है, और ऐसे में यदि वो इससे बाहर रहे तो भविष्य में वो खुद को ऐसे नेगेटिव इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट से बचा सकता है। लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट्स यूके के इस ब्रेक्सिट को एक ऐतिहासिक भूल मानते हैं, जिसके चलते उनका मानना है कि इसे इंप्लीमेंट करके यूके ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि इससे लॉन्ग टर्म में यूके की रियल पर कैपिटा इनकम तो कम होगी ही, बल्कि यूरोप से यूके में होने वाले इमिग्रेशन में भी कमी आएगी, जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी की ओपननेस, लेबर प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस के साथ साथ उसके ग्रोथ पोटेंशियल पर भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन बीते कुछ महीनों से यूके में एक नई राजनीतिक उथल-पुथल का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से एक समय में सारी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट आज खुद ही संकट में है। और इसकी शुरुआत हुई जुलाई 2022 में, जब यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके पीछे कारण यह था कि इसके लगभग एक साल पहले से ही उनकी गवर्नमेंट के अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैल प्रैक्टिसेस और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गंभीर आरोप लग और सही सिद्ध हो रहे थे। यही नहीं, खुद पीएम बोरिस जॉनसन पर भी पार्टीगेट नामक पॉलिटिकल स्कैंडल में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसमें उन पर और उनकी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी के बहुत से मेंबर्स पर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर गुपचुप तरीके से पीएम हाउस और दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में पार्टी ऑर्गेनाइज करने के आरोप सिद्ध हुए थे। ऐसे में बोरिस के इस्तीफे के बाद यूके में पीएम पद की कुर्सी के लिए फिर एक म्यूजिकल चेयर जैसा खेल शुरू हुआ, जिसमें म्यूजिक रुकने पर लिज ट्रस को पीएम पद की कुर्सी मिली। लेकिन 6 सितंबर 2022 को पीएम की कुर्सी पर बैठी लिज ट्रस को 6 हफ्ते बाद ही इससे इस्तीफा देना पड़ा। और इस बार कारण था सितंबर में उनकी पार्टी द्वारा पेश किया गया यूके का मिनी बजट, जिसको यूके की पहले से चरमराती इकोनॉमी के लिए एक रिग्रेसिव बजट मानते हुए वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट ने इस तरह नकारा कि एक के बाद एक ट्रस सरकार के अलग अलग पद अधिकारियों का इस्तीफा देने का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। ऐसे में यूके के इतिहास की सबसे कम अवधि तक पीएम रही लिज के इस्तीफा देते ही फिर से यूके पद की कुर्सी के लिए म्यूजिकल चेयर शुरू हो चुका था। लेकिन इस बार यह गेम थोड़ा और दिलचस्प हो गया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब यह बात पक्की हो चुकी है कि भारत पर लगभग 200 साल शासन करने वाले ब्रिटेन को अब एक भारतवंशी ही संभालने जा रहा है। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की। हालांकि इससे पहले बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद भी ऋषि सुनक पीएम पद की इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। ऐसे में हम इसे इत्तेफाक कहें या फिर विधाता का न्याय, लेकिन अगर किसी जमाने में साउथ अफ्रीका में गांधी जी को उनके रंग की वजह से ट्रेन से नीचे उतारने वाली ब्रिटिश सरकार आज एक भारतीय को अपना सिरमौर बना रही है, तो ये देखना तो दिलचस्प हो ही जाएगा। इस कड़ी में ऋषि सुनक के यूके का पीएम बनने पर बधाई देते हुए पीएम मोदी ने उन्हें यूके और इंडियंस के लिए लिविंग ब्रिज बताया है, जो इन संबंधों को और मजबूत करेगा। जबकि इसके उलट ऐसे मौके पर यूके के ही पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का भारत की आजादी के दौरान दिया वो वक्तव्य भी याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑल इंडियन लीडर्स विल बी ऑफ लो कैलिबर एंड मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब एक समय भारत का भाग्य विधाता रहे ब्रिटेन का भविष्य अब एक भारतवंशी निर्धारित करेगा? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।